कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी में अभी तक हमने प्राथमिक द्वितीयक आंकड़ों की चर्चा की। उसके बाद आंकड़ों के समूहन, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी और इनके आधार पर रेखा चित्रों के माध्यम से यानी आलेखों के माध्यम से हमने उन आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करना है वो सीखा। दंडालेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के रूप। लेकिन क्या किसी क्षेत्र विशेष का, किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए उस चीज़ से संबंधित हमें सभी आंकड़ों के अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, या फिर उस चीज़ से संबंधित आंकड़ों से हम कुछ नए परिणाम प्राप्त करते हैं और उन परिणामों के अध्ययन से ही हमें जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं? तो अब हम चर्चा करेंगे कि हम आंकड़ों के आधार पर उनसे 3 नए प्रकार की चीज़ कैसे प्राप्त करें। नंबर 1 माध्य, जिसे हम समांतर माध्य या औसत भी कहते हैं। दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। इन तीनों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में इस कक्षा में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे प्रथम माप समांतर माध्य, माध्य या औसत की। ये तीनों शब्द एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसे माध्य कहा जा रहा है, तो हम इसे माध्य के रूप में सीखें। माना हम कुछ आंकड़ों की चर्चा करें। उदाहरण के लिए हम आंकड़े लेते हैं कि माना हमारे पास एक विद्यार्थी के 6 विषय के मार्क्स हैं यूनिट टेस्ट में। 6, 8, 10, 7, 8 और 5। ये किसी विद्यार्थी के 6 विषय में इकाई परीक्षा में प्राप्तांक है। अगर हमने सभी विषयों में औसत प्राप्तांक कितना आया ये निकालना है, यानी इन प्राप्तांकों का माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे। माध्य का साधारण शब्दों में मतलब होता है कि इन सभी को मिलाकर बराबर उतनों में ही बांट देना जितनों में से हमने मिलाया था। पहले कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषय थे, तो एक विषय में 6 नंबर, एक विषय में 8, एक में 10। तो हम इन सभी को आपस में मिला लेते हैं। तो मिलाने का मतलब क्या हुआ? मिलाने का मतलब हुआ आंकड़ों का योग करना। जो आंकड़े हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? मिलाना। फिर जो भी योग आता है उसको बराबर बांट देना 6 विषयों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो 6 विषय हैं ये क्या है? आंकड़ों की संख्या। तो कुल 6 आंकड़े हैं, तो आंकड़ों के योग में अगर हम आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे, आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे आंकड़ों का माध्य। तो अगर हमें इन आंकड़ों का माध्य निकालना है तो हमें आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देना होगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 6, धन 8, धन 10, धन 7, धन 8 और धन 5, तो कुल मिलाकर आता है जोड़। मैंने धन कर दिया तो इसका मतलब जोड़ रहे बट्टे 6। इसे हम कहेंगे माध्य। इसे हम क्या कहेंगे? माध्य। तो बराबर ये हो गया 8, 6, 14, 24, 24 और 7 41, 31 और 8 39 और 39 और 5 44 बटे 6। तो अगर इसका भाग देते हैं तो 6 7 42, बचा 2, दशमलव के बाद 2 के बाद 0 हो गया, 6 3 18। तो 7.33 औसत आया इन आंकड़ों का। अब यदि हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं तो व्यापक रूप में हम किस प्रकार से औसत ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो माना हमारे पास आंकड़े हैं, हम अपने आंकड़ों को चर संख्या के रूप में लेते हैं कि हमारे पास माना आंकड़े हैं x1, x2, x3, x4, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, xn तक आंकड़े हैं। तो इस n से क्या पता चल रहा है कि 1 आंकड़ा, 2 आंकड़ा, 3 आंकड़ा, 4 आंकड़ा, 5 आंकड़ा, 6 आंकड़ा, कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं? n आंकड़े। तो अगर हमें इनका माध्य निकालना है तो हम कैसे माध्य निकालेंगे? सबसे पहले हम आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे। आंकड़ों का योग
दोनों चीज़ें एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आंकड़ों का योग को हम संकेत रूप में लिखेंगे सिग्मा एक्स आई। अब आई कहाँ से, आई 1 से लेकर 1 तक। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आई बराबर 1 to n ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो सिंपली आप केवल सिग्मा एक्स आई भी लिख सकते हैं ऐसे। तो आंकड़ों का योग हो गया। आंकड़ों के योग का मतलब क्या हुआ, x1 धन x2 धन x3 धन इसी प्रकार धन xn। ये i बराबर 1 से लेकर n का मतलब हुआ कि इस सिग्मा का मतलब जोड़ो, किसको जोड़ो, i की जगह 1 रखो, फिर i की जगह 2 रखो, फिर i की जगह 3 रखो, फिर i की जगह 4 रखो, लास्ट में i की जगह n रखो, इन सभी को जोड़ो। तो हम जनरली संकेत यूज करेंगे सिग्मा एक्स आई। अब आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आंकड़ों की संख्या। अब चूंकि यहाँ पर प्रत्येक आंकड़ा एक बार आया है, x1 एक बार, x2 एक बार, x3 एक बार, तो आंकड़ों की संख्या के लिए सिग्मा एफ आई इस्तेमाल किया जाता है। एफ आई का मतलब होता है आंकड़े की बारंबारता, कि कौन आंकड़ा कितनी बार। अब यहाँ पर हर एक आंकड़ा एक बार आया है तो एक धन एक धन एक धन एक धन, लास्ट में कितना हो जाएगा, बराबर n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n है। तो ऐसी स्थिति में हम समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का संकेत या माध्य का संकेत है हमारे पास माध्य के लिए हम संकेत लिखते हैं, जैसे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ये तो आपका समझने के लिए हो गया कि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य औसत या माध्य कहते हैं। अब इसको अगर संकेत में हम लिखें तो माध्य के लिए x के ऊपर एक सीधा डंडा खींचा जाता है, इसको पढ़ा जाता है x बार। x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। और इस स्थिति में जब आपको आंकड़े प्रत्येक एक बार होंगे तो कुल जितने आंकड़े होंगे वही आपका सिग्मा एफ आई होगा, क्योंकि हर एक आंकड़ा एक बार है तो कुल जितने आंकड़े वही आंकड़ों की संख्या। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे आंकड़ों का माध्य। खुले रूप में जब भी आपको आंकड़े दिए होंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सारणी के रूप में आंकड़े दिए होंगे, जैसे कि बात करते हैं एक सारणी के रूप में आंकड़े दिए हैं और हमसे कहा है कि इन आंकड़ों का आप माध्य ज्ञात कीजिए, तब हम किस प्रकार इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। अब माध्य का बेसिक फॉर्मूला यही है, सबसे जो आधारभूत ज्ञान है माध्य का वो यही है कि माध्य हम कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं, आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं। अब इसमें भी हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि माध्य की क्या परिभाषा है। अब आंकड़ा हमें समझना है 15 है, छात्र संख्या 5 है, तो यानी जो 15 आंकड़ा है वो 5 बार आया है, 20 आंकड़ा है 3 बार आया है। अब मैं आंकड़ों को अगर जोड़ूंगा तो 15 धन 20 धन 25 धन 30 नहीं करूंगा, क्योंकि 15 एक बार नहीं आया है। अब 15 5 बार आया है। तब मैं क्या करूंगा, 15 धन 15 धन 15 5 बार करूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं 15 गुणा 5 करूंगा। तो तब हम इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, इसको हम आंकड़ा एक्स आई संकेत रूप में लिखते हैं। ये हमारी बारंबारता होगी एफ आई, क्योंकि आंकड़ा 5 बार, आंकड़ा 3 बार, आंकड़ा 4 बार, आंकड़ा 6 बार, आंकड़ा 2 बार। तब हम एक और कॉलम प्रश्न में दिए गए स्तंभ के साथ ही एक और स्तंभ हम जोड़ लेंगे, उसका नाम हम लिख देंगे एफ आई गुणा एक्स आई। असल में हम कर क्या रहे हैं, आंकड़ों को ही जोड़ रहे हैं। 15 पंचे 75, 15 को मैंने 5 बार जोड़ दिया है, 20 तियाँ 60, ये मैंने 20 को 3 बार जोड़ दिया, 25 चक्को 100, 25 को हमने 4 बार जोड़ दिया, 3 छक 18 180, 30 को हमने 6 बार जोड़ दिया और 40 दूना 80, और 40 को भी हमने कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया। एक अलग से हम एक स्तंभ बनाएंगे, बस कर हम वही रहे हैं। यह आवश्यक है समझना
कि हम ये नया तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम माध्य जिस प्रकार प्राप्त करते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, वही काम कर रहे हैं। अब हमने 5 बार, 3 बार, 4 बार तो जोड़ दिया, अब इन सभी को जोड़ेंगे, क्योंकि 15 को 5 बार जोड़ के इतना आया, 20 को 3 बार जोड़ के इतना आया, तो कुल जोड़ के कितना आया, तो कुल जोड़ के आएगा सिग्मा FI/XI। किसी भी कॉलम को आप जोड़ोगे तो जो कॉलम के टॉप में लिखा है FI गुणा XI, उसका ये योग है, इसलिए उसके आगे लिख दिया FI/XI के आगे सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा FI/XI। अब हम इसको जोड़ते हैं, इकाई के नीचे इकाई लिखने पर ये आसानी होगी जोड़ने में। 5 दहाई में 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16 6 22 और 7 29, हासिल 2 1 2 और 2 4, तो 495 आया कुल मिलाकर जोड़ के। और अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, अब देखो 15 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 20 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 25 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आंकड़ों की संख्या का मतलब हुआ कि बारंबारताओं का योग, क्योंकि बारंबारता से ये पता चलेगा कि प्रत्येक आंकड़ा कितनी बार आया है। तो जब मैं बारंबारताओं को जोड़ दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो 5 3 8 4 12, 12 6 18 और 2 20। अब देखो ये नया सूत्र नहीं है। अब माध्य जब मैं लिखूंगा यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा FI/XI, तो मैं ये लिख रहा हूँ आंकड़ों का योग बट्टे सिग्मा FI, इसको समझने की आवश्यकता है, ये मैं लिख रहा हूँ आंकड़ों की संख्या। चीज वही है, संकेत बदल गया है, मूल वही है कि हम माध्य कैसे ज्ञात कर रहे हैं, उसी को हमने बना के रखा है कि हमने आंकड़ों का योग में आंकड़ों की संख्या का भाग दिया है। तो बराबर 495 बट्टे 20। तो इसका मतलब हुआ कि हम 2 से भाग दे देते हैं, शून्य हटा देते हैं, यहाँ पर दशमलव समझते हुए 2 का भाग देते, क्योंकि यहाँ से शून्य हटाएंगे तो यहाँ दशमलव एक स्थान बाईं तरफ आएगा। तो 2 दूना 4 और 2 चक्को 8, इसमें 1 बचा, तो 2 सत्ते 14, 24.75। अगर हम यहाँ पर माने कि प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर अंक दे दिए जाए, तो जो 20 विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, इन सभी को 24.75 अंक दिए जा सकते हैं, क्योंकि कुल अंक 495 हैं और बांटना कितने विद्यार्थियों में है, 20, तो 24.75 अंक।